नमस्कार दोस्तों, बात हुई आज चिंतन की। और चिंतन में जो मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अब की बार इस टॉपिक के अंदर से दो टॉपिक और जोड़ दिए हैं, एक तो कल्पना और एक तर्क। ये दोनों टॉपिक अलग जोड़े गए हैं अब की बार रीट में। तो हम चिंतन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कल्पना और फिर पढ़ेंगे आपका तर्क। तो चिंतन क्या है, देखो चिंतन अर्थात थिंकिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें सर्वप्रथम चिंतनशील सोच, चिंतनशील सोच का विचार किसने दिया? सोच का विचार सर्वप्रथम चिंतनशील सोच का विचार किसने दिया? 1910 में दिया था। किसने? जॉन डीवी ने। किसने दिया था? जॉन डीवी ने। समझ में आ गई बात। अब चिंतन क्या है, तो एक शब्द में अगर बात करें तो चिंतन है समस्या समाधान। समस्या समाधान ही चिंतन है। कैसे? जब हमारे जीवन में कोई दिक्कत आती है या कोई परेशानी आती है तो हम उस कार्य को सोच समझ कर करने का प्रयास करते हैं। जब तक समस्या नहीं आएगी तब तक व्यक्ति कार्य को सामान्य रूप से करेगा, विशिष्ट रूप से नहीं करेगा। और जब किसी कार्य में समस्या आएगी तो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए पहले सोचेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से करना है। ये जो क्रिया है, सोचना, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी क्या है? चिंतन ही कहलाती है। यानी बात स्पष्ट हुई, किसी भी समस्या के आने पर उसका पूर्ण रूप से समाधान करना अर्थात उसको सोचना समझना ही चिंतन है। समझ में आई बात? ओके। अब अगर बात करें कि और क्या है गुरुजी, तो चिंतन देख लेते हैं और क्या है। चिंतन एक ज्ञानात्मक व्यवहार है। ज्ञानात्मक कह दो, मानसिक कह दो, कि चिंतन एक ज्ञानात्मक व्यवहार है जिसमें व्यक्ति कल्पना कल्पना स्मृति चिन्ह प्रतीकों व विचारों के माध्यम से घटना का मानसिक चित्रण कर समस्या का क्या करता है? समाधान करता है। समस्या का क्या करता है? समाधान करता है। वो आपका क्या कहलाएगा? चिंतन कहलाएगा। समझ में आ गई बात। थारे सामने एक समस्या आ गई, क्या रीट है, रीट ने में क्रॉस करनी है, तो अब थे के करोगा? पढ़ोगा, और पढ़ने पहला थे कल्पना करोगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और वो कल्पना करना ही आपका चिंतन है। अब वो कल्पना करने के दौरान आप क्या करते हो? सोचते हो, समझते हो। आप क्या करते हो? विचारों पर गौर करते हो, प्रतीकों को समझते हो कि मुझे ऐसे पढ़ना है, ये करना है तो मैं सक्सेस, पिछली बार इतने बने थे, अब की बार मुझे इतने बनाने हैं। ये सब क्या है? एक चिंतन है। और चिंतन का एक समय निर्धारित होता है। जब समस्या आएगी तो ही व्यक्ति चिंतन करेगा, अन्यथा चिंतन कभी भी नहीं करता। हर कार्य को सोच समझ कर नहीं करता, बिना सोचे समझे करता है। और जब समस्या आएगी तो कार्य को सोचेगा। ठीक है टाब्रो, ये थी परिभाषा। अब अगर बात करें कि और क्या है गुरुजी, तो गेरेट ने क्या कहा है? गेरेट ने चिंतन के बारे में क्या कहा है? तो उसने कहा है कि चिंतन अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार के माध्यम से यानी चिंतन में अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार के माध्यम से सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गई बात। गेरेट क्या कहता? तो ये याद रखते हो, जिसको रेट हुआ नहीं वो अदृश्य हुआ और रेट अव्यक्त हुआ। बता कौन सा कितो रेट है? तो ये याद रख, इसको दो शब्द आएंगे, मैं अदृश्य और अव्यक्त, ये पकड़ लीजिए, कोटेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। अब देखो बात इसकी है, तो चिंतन दिखता है क्या? कभी नहीं दिखेगा। चिंतन आंतरिक होता है, कभी भी दिखाई नहीं देता। अव्यक्त होता है, बता नहीं सकते, सोच सकते हैं, और उस कार्य की समस्या का क्या कर सकते हैं? समाधान कर सकते हैं। वो चिंतन है रेटा ब्रो, सीधी सी बात है। सोचांगा जिकी चीज ना सोचांगा वही के कहलासी? चिंतन कहलासी। अब देखो चिंतन के साधन, चिंतन के क्या क्या साधन है, पहले ये बात कर लेते हैं। चिंतन के साधन, चिंतन का 4 साधन है। पहले की बात करा, पहला तो है प्रतीक या प्रतिबिंब।
जैसे आप चिंतन की क्रिया प्रारंभ करते हो, आंखें बंद करते हो, तो आपके सामने एक फोटो बनती है, जो आपके मन में होती है वो फोटो ऑटोमेटिक बन जाए। जैसे आपका सपना है कि मेरा रीट में सिलेक्शन हो, जैसे आंखें बंद करोगे ना, जैसे चिंतन करोगे तो आपके सामने एक शब्द लिखा आएगा सिलेक्टेड, ठीक है, वो प्रतीक है। अब चिंतन के साधन माने हैं कैसे कि जैसे आप किसी प्रतिबिंब को देखते हो, फोटो को देखते हो, आप सोचना प्रारंभ कर देते हो, हाँ ऐसी मेरी भी फोटो हो। ये विक्ट्री वाली फोटो जब देखते हैं तो हम ये सोचते हैं अरे यार मेरी भी ऐसी फोटो हो। तो ये क्या है, पहला साधन हो गया आपका प्रतीक या प्रतिबिंब। 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर होता है भाषा, यानी किसी के विचारों को जानकर किसी भाषा को समझते हैं तब भी हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। हिंदी पढ़ते हो चिंतन करते हो कि नहीं, कि वहां वो फॉर्मूला लगता है। 3 नंबर की बात करूं, 3 नंबर पे आता है आपका विचार या संप्रत्यय। किसी के विचारों को सोचते हैं कि ये विचार सही है या गलत है, तो सोचना और समझना और समस्या का क्या कर देना, समाधान कर देना, क्या है, विचार है। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 पे आता है आपका चिन्ह। चिन्ह बोल सकते हो या प्रतिलिपि बोल सकते हो। ये लीजिए, किसी भी चिन्ह को, जैसे मैंने ये कहा ये पाई का निशान है, अब आप ये सोचोगे कि ये क्या है, वो भागो भी उसका है, वो पाई उसका है, संगीत को उसका है, तो सोचते हो। सोचना ही क्या है, आपका चिंतन का साधन है। सोचने के साधन में ये चिन्ह भी काम आते हैं। तो ए बात होगी इंगे। अब अगर बात करा कि चिंतन का गुरुजी प्रकार कितना हुआ है, तो देखो चिंतन के 4 प्रकार माने गए हैं। चिंतन के कितने प्रकार माने गए हैं, चिंतन के 4 प्रकार माने गए हैं। पहले चिंतन की बात करें कि पहलो कौन सा गुरुजी, तो पहलो है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। चिंतन के 4 प्रकार हैं। चिंतन के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। पहले प्रकार की बात हो रही है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है, मौलिकता। जो मौलिक वस्तुएं हैं, आसपास का जो वातावरण है, उसको देखकर व्यक्ति चिंतन करता है, वो कौन सा चिंतन कहलाएगा, प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। समझ में आ गई बात, प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। जो वस्तु आपके सामने, प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है, सामने तो होता है, मूर्त रूप में जो वस्तु आपके चारों आसपास के वातावरण में उपलब्ध है, उसको देखते हो, सोचते हो, और सोचना समझना ही क्या है, चिंतन कहलाता है। ठीक है, अब बात आ समझ में आ गई के, ठीक है। 2 नंबर की बात करा, 2 नंबर में आएगा आपका वही प्रत्यात्मक चिंतन। प्रत्यात्मक चिंतन, देखिए नाम दोनों एक जैसे हैं परंतु अलग अलग हैं। प्रत्यात्मक कह सकते हो, इसे विचारात्मक भी बोल सकते हैं। विचारात्मक चिंतन, इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने विचार, यानी जो बात उसके दिमाग में है, उसने एक बात पढ़ी कि चोरी करना पाप है, उसने पढ़ा एक विचार, फिर वो अपने विचार देता है और अपनी बात को तर्क देकर क्या कर देता है, साबित करने का प्रयास करता है। तो ये क्या है, एक कौन सा चिंतन है, प्रत्यात्मक चिंतन। किसी विचार पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो इसमें सभी बालक अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देंगे, सभी बालक अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देंगे। ऐसा एक उत्तर समान नहीं आएगा क्योंकि सभी के विचार नहीं मिलते। जैसे मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया कि ये क्या काम आता है, पेन क्या काम आता है, तो आपके सभी के उत्तर एक जैसे नहीं आएंगे, सभी के अलग अलग आएंगे। कोई कहेगा गुरुजी लिखने के काम आता है, कोई कहता है गुरुजी पेन से हम कान में खाज भी कर सकते हैं, पेन से हम गुरुजी मगर कुचर का, गुरुजी सीधी सी बात है, पेन से हम नाड़ियाँ डाल सकते हैं, पेन से देश का निर्माण भी किया जा सकता है क्योंकि इससे लिखा जाता है और लिखने से देश का क्या होता है, निर्माण होता है। अच्छी बातें लिखें, अच्छा पढ़ें। तो यानी देखिए क्या है ये, एक शब्द बोला, उसके कितने अर्थ निकल गए। तो वो कौन सा है, प्रत्यात्मक चिंतन। 3 नंबर की बात जो आपके नया टॉपिक जुड़ा है, कल्पनात्मक चिंतन। ध्यान रखियो, कल्पनात्मक चिंतन में मौलिक वस्तु सामने नहीं होती, कोई वस्तु सामने को नहीं है, और सिर्फ आपके मन की अंदर की इच्छा दबेड़ी है नहीं, बाने कुछ समय खातर बाने क्या करो, वो पूरी करने को प्रयास करेगो भी हाँ ठीक है मैं नौकरी लाग गयो, थार मन में है कि नौकरी लागना है, ठीक कुछ समय के लिए सोच लियो मेरा सिलेक्शन हो गयो, वो किसी है कल्पनात्मक चिंतन है। इसमें कल्पना की जा सकती है, ये वास्तविक चिंतन नहीं होता, इससे समस्या का समाधान भी नहीं होता, इसे किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, मात्र कुछ समय के लिए क्या मिल जाता है, सुख मिल जाता है। तो अर्थात इसे बोलते हैं क्षणिक सुख मिल जाता है, क्षणिक सुख मिल जाता है। नंबर 4 की बात करें, तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन, तो ध्यान रखियो टाबरो, वो सारदम बेस्ट हुआ है, यानी सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, जो वस्तु उसके सामने है, उसके गुण अवगुण
कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु हो सकती है। गुण अवगुणों का क्या करता है, पूरा डायग्राम बनाता है दिमाग में कि ये चीज अच्छी है, ये चीज इसमें बुरी है, आ चीज अच्छी है, आ माड़ी है, यानी पूरा विश्लेषण निचोड़ निकाल लेता है और फिर अपने विचार से उस चीज को क्या करता है, सही साबित करता है। वो कौन सा चिंतन कहलाएगा, तार्किक चिंतन। इसमें वाद विवाद भी हो सकता है, वो अपने एक्सक्यूज देगा कि ये चीज अच्छी क्यों है, ये चीज बुरी क्यों है। तो ये सब चीजों का जो तर्क वितर्क कर लेता है वो चिंतन कौन सा होता है, ये सर्वश्रेष्ठ चिंतन कहलाता है। आले 4 प्रकार का चिंतन है, परंतु कुछ विद्वान है जिनका अलग अलग माने। तो सारणु पहला अगर बात करा विद्वान है तो विद्वान है जिम्बोल्ड व रुक। जिम्बोल्ड व रुक के अनुसार चिंतन ने कितने प्रकार माने हैं, इन्होंने 2 प्रकार माने। पहलो है स्वली चिंतन, पहलो कौन सा है, स्वली चिंतन। सेम गो सेम है बेटा, घिसो 3 नंबर आ रहा। स्वली चिंतन को अर्थ है कल्पना, समस्या को समाधान को नहीं होती, क्षणिक सुख, यानी अपने अंदर की दबी हुई इच्छाओं को कार्य न कर कर सिर्फ ऐसे सोच लेना कि हाँ मैंने उस कार्य को संपूर्ण किया, मुझे सफलता मिल गई। यह आपका कौन सा है, स्वली, जिसे हम कहते हैं कल्पनात्मक चिंतन। 2 नंबर है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थ को मतलब है वास्तविकता। यथार्थ का क्या अर्थ होता है, वास्तविकता। यथार्थ का अर्थ है वास्तविकता, और वास्तविकता का अर्थ क्या है कि जो चीज हकीकत में है उसी के बारे में क्या करना, सोचना। यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविकता या हकीकत, वर्तमान समय की बात कर रहा है, वर्तमान की। तो इसके 3 प्रकार बताए। पहले की बात करें, पहला है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन को अर्थ हो गयो क्या, जिसका नियम देड़ा है पहले से उसे पूर्व नियमों के आधार पर क्या निकालेगा, निष्कर्ष निकालेगा। पूर्व नियमों के आधार पर क्या निकालेगा, निष्कर्ष। उसे जो चीज पहले सिखाई गई है वो उसी के आधार पे अर्थ निकाल लेगा, उसमें कोई सोच विचार विमर्श नहीं करेगा। जैसे अभिसारी चिंतन की बात करें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आगे ऐसे कर देगा। तो देखो इसने पता है कि दोनों में कितने 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, आगे वाला पद क्या होगा 14। तो ये पूर्व का नियम है, उसे पूर्व नियम है, उसने कुछ अपने पास से कुछ ऐड नहीं किया है। अर्थात वो कौन सा चिंतन है, अभिसारी चिंतन। पहला यथार्थवादी का पहला भाग हो गया। नंबर 2 की बात करें, आलोचनात्मक चिंतन। ध्यान रखियो टाबरो, सबसे बेस्ट यही है आलोचनात्मक, जो किसके बराबर है, तार्किक चिंतन के बराबर है। तो ध्यान रखना ये सर्वश्रेष्ठ चिंतन होता है। आलोचना का अर्थ होता है किसी के गुण दोष सबका क्या करना, व्याख्यान करना, गुण दोषों का पता लगाकर फिर बताना इसमें ये गुण है ये अवगुण है। तो ध्यान रखना आलोचनात्मक चिंतन सेम किसकी तरह है, तार्किक कार्य की तरह होता है। फिर नंबर 3 की यथार्थवादी का तीसरा पार्ट है, आलोचना होगी, फिर आएगा आपका हाँ सृजनात्मक। फिर क्या आएगा, सृजनात्मक चिंतन। चिंतन तीसरा पार्ट है किसका, जिमार्डे और रुक ने दो बताए थे। पहला सबली चिंतन, दूसरा यथार्थवादी। यथार्थवादी के 3 भाग बताए थे, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक और सृजनात्मक। इसमें बालक क्या करता है, जो मौलिक वस्तु है उसको तो रखता ही रखता है, उसके साथ उसके अन्य गुण भी बता देता है। जैसे हमने कहा एक बोतल है, बोतल क्या काम आती है, पानी की बोतल है, पानी के काम आएगी, परंतु नहीं, वो कहता है इसमें घी भी डल सकता है, इसमें लिक्विड चीजें डल सकती हैं, इसमें ऊपर से काट दिया जाए तो इसमें पौधा भी लगाया जा सकता है, जो ऊपर का कटा हुआ भाग है वो हमें तेल डालने के काम भी आ सकता है, वो कीप भी बन गई है। यानी जो चीज एक्स्ट्रा सोचे, जो दिए गए नियमों में क्या कर दे, संशोधन कर दे, वो क्या कहलाएगा, सृजनात्मक चिंतन कहलाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, आगमनात्मक चिंतन। अच्छा, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी जिम्बोल्ड व रुक के अनुसार। अब अगर बात करें कि और कौन है, तो एक बंदो हो रह गयो जिसका चिंतन का मुख्य प्रकार बताया। बंदा नाम है गिलफोर्ड। कौन है, गिलफोर्ड। कि गिलफोर्ड ने चिंतन के कितने प्रकार बताए, 2 बताया। पहलो किसो बतायो, पहलो सेम गो सेम बतायो अभिसारी चिंतन, और दूसरो बतायो अपसारी चिंतन। तो ध्यान रखो, अभिसारी चिंतन की बात करें तो इन बोल्स का रूढ़िवादी या परंपरागत चिंतन। जी हाँ, पहला का नियम बताया बांगे आधार पर ही जी की चीज को विश्लेषण कराया या निष्कर्ष निकाला, वो किस चिंतन, अभिसारी चिंतन। जी हाँ, सेम गो सेम और बताया था ने कि पहले के पूर्व के नियमों के आधार पर किसी समस्या का समाधान करता है और निष्कर्ष निकालता है, वो कौन सा है, अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन ने बोला है आधुनिक चिंतन। अपसारी चिंतन का अर्थ है कि दिए गए नियमों में संशोधन कर दे,
और कुछ नई चीज बना दे, वो क्या कहलाएगा अपसारी चिंतन। ये किसने बताए थे? गिलफोर्ड ने बताए थे। तो अब आपने समीक्षा आ जाओ क्या के चीजा है चिंतन, तो आ बात आप लिख लिया। इनकी विशेषता कह लो कि कह लो कि चिंतन की क्या क्या विशेषताएं हैं, चिंतन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखो सारनों पहला चिंतन कभी भी हो सी, तो चिंतन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? समस्या। तो चिंतन की पहली आवश्यकता क्या है? समस्या। फिर चिंतन क्या होता है? नंबर 1। दूसरा है चिंतन होता है समस्या समाधान। चिंतन क्या है? समस्या समाधान, ठीक है। और चिंतन क्या है? चिंतन है मानसिक, चिंतन मानसिक प्रक्रिया है, न कि गत्यात्मक। गत्यात्मक का अर्थ होता है आप गति करते हुए नहीं, आप सोच ही नहीं सकते, आप चल रहे हो, आप सोच रहे कि मैं चिंतन कर लूं, नहीं, आपको चिंतन के लिए बैठना पड़ेगा, क्योंकि चिंतन हमेशा क्या होता है? आंतरिक होता है। तो ध्यान रखना, चिंतन क्या होगा? हमेशा ही आंतरिक होगा, और आंतरिक होगा तो आंतरिक कौन होता है? मानसिक होता है। तो मानसिक प्रक्रिया अपने आप होगी, तो आंतरिक प्रक्रिया है। नंबर 5 की बात करें, चिंतन गत्यात्मक नहीं है, चिंतन मानसिक है, समस्या समाधान। हाँ, चिंतन का कोई ना कोई क्या होगा? उद्देश्य होगा। चिंतन हमेशा ही क्या होगा? उद्देश्य पूर्ण होता है। चिंतन हमेशा ही क्या होता है? उद्देश्य पूर्ण होता है। चिंतन में अगर बात करें, चिंतन की पहली आवश्यकता क्या थी? समस्या। दूसरी समस्या समाधान है। तीसरी मानसिक प्रक्रिया। हाँ, चिंतन अव्यक्त व और अदृश्य, या इसे आप बोल सकते हो अमूर्त। चिंतन क्या है? अव्यक्त है और अदृश्य है, यानी अमूर्त व्यवहार की प्रक्रिया है, ठीक है। तो मानसिक हो गई, ज्ञानात्मक हो गई, मैंने आपको बता दिया, बौद्धिक हो गई। तो ध्यान रखना, चिंतन से बालक में उचित निर्णय लेने की क्षमता आएगी। अगर कोई बालक किसी कार्य को सोच समझ कर करता है तो वो अन्य बालकों से श्रेष्ठ है। वो पहले देख लेता है इसके गुण क्या है, अवगुण क्या है। तो वो थारो चिंतन टॉपिक जी को संबंधित आगे पढ़ांगा कल्पना तर। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, और हो सके तो कल अपन लाइव भी पढ़ांगा। तो कुछ दिक्कत आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव डाला था परंतु सही नहीं चला, परंतु अब जो डाला है वो रिकॉर्डेड डाला है। टॉपिक आपको बहुत मज़ेदार तरीके से करवाएंगे, कल्पना और तर्क भी। तो तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट करके बताएं कि आपको कंसेप्ट कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।